राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात। मैं आप सभी के दोस्त राजहंस कुमार ब्राइट एम स्टडी पॉइंट में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो चलिए, पिछले पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पढ़ा रहे थे, जिसमें से कुछ प्रश्न बतलाए थे और कुछ प्रश्न बच चुके थे। तो आज हम उसी प्रश्न को कवर करने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हुए पेन और पेपर को हाथ में लीजिए, मैथ का बुक साथ में लीजिए और मेरे साथ इस क्लास में बने रहिए। तो चलिए, प्रश्न नंबर 7 जो बोला गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न दिया हुआ है, तो हम प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं, तो हमें आसान हो जाता है बनाने में। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। तो बोला कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, अर्थात ऐसी दो संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं एक संख्या x और दूसरा संख्या y। तो बोला दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, अर्थात पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बोला, तो अंतर कर दिए और कहा गया 180 है, तो हमने 180 के बराबर कर दिए। अब बोला क्या कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, अर्थात छोटी संख्या, तो हम मान लेते हैं x को बड़ी संख्या और y को छोटी संख्या, तो x y से क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर बोला क्या कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या मेरा y है, तो y का वर्ग कर दिए, तो बोला बड़ी संख्या के 8 गुनी है, अर्थात 8x हो जाएगा। प्रश्न में ऐसा बोल रहा था, हमने रख दे, जैसा बोला वैसा हमने कर दिए। तो आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। लास्ट में बोला कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आप जो पेन और पेपर को हाथ में लेके ध्यान से देखिए। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि छोटी संख्या बड़ी संख्या x, छोटी संख्या मान लेते हैं y। हमने बड़ी संख्या और छोटी संख्या x और y मान लिए। अब प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न में बोला क्या, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, अर्थात x का वर्ग और y का वर्ग करते, तो इसका अंतर होता है 180। यह मेरा समीकरण फर्स्ट हो जाता है। अब बोला क्या कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या हमने y माने हैं, तो छोटी संख्या का वर्ग कर दिए। तो बोला क्या कि बड़ी संख्या का 8 गुनी है, अर्थात बड़ी संख्या का 8 गुनी, तो बड़ी संख्या मेरा x है, तो यह किसके 8 गुनी के बराबर है। यह मेरा हो गया समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट में, या तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y² का मान रखने पर, यहाँ पर सेकेंड नहीं लेंगे, रहने देते हैं, ऐसे ही लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y² का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है x² - y² = 180। तो यहाँ पर देख रहे हैं x² और -y² बराबर हम जानते हैं क्या, 8x, तो 8x और बराबर कितना हो गया 180। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x² - 8x और 180 प्लस में, तो बराबर के इस साइड माइनस में = 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि यह मेरा द्विघात समीकरण बन के आ गया सामने। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं क्या कि फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे, तो 180 का x² हो जाएगा 180 x²। जब इसको हम तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे 90 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 45, फिर यहाँ पर 5 से तोड़ेंगे तो 9 × 5 = 45 और यहाँ पर 3 से 3। अब हमें यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात हो गया, तो हमें बीच वाला पुराना है -8। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पर 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। यदि 18 में से 10 घटाते हैं तो मेरा 8 बचता है, यानी कि 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो -18 में यदि 10 को जोड़ा जाए तो बचेगा -8।
हमें यहाँ पर बोल रहा था -8 पूरा नहीं, तो हम इसको लिखेंगे x², यहाँ पर -18x + 10x और -180 = 0। अब हम इतना करने पर मेरा करना होता है क्या कि आगे हम जो कॉमन पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो कॉमन पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं x है, तो हमने x को कॉमन कर लिए। x को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 2x में से 1x बाहर आ गया, तो बचा 1x ब्रैकेट के अंदर, और माइनस यहाँ पर 18x में से x कॉमन लिए, तो बचा कितना 18। अब प्लस यहाँ पर दे दिए। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 180, तो हम 10 वाला टेबल पढ़ेंगे तो 180 मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो 10 को हम कॉमन सेलेक्ट करेंगे, तो बचा x, और प्लस माइनस तो माइनस, 10 से हम भाग देंगे तो 18 बार में 180 = 0। हम देख रहे हैं दोनों जगह x माइनस 18 और यहाँ पर भी x माइनस 18, तो हम x माइनस 18 को कॉमन कर लिए, तो मेरा बचा x और प्लस 10 = 0। तो हम करेंगे क्या कि दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं, तो मेरा हो जाएगा x माइनस 18 = 0, चूँकि में इसलिए x का मान हो जाएगा +18, और दूसरा x + 10, चूँकि x + 10 = 0, तो x का जो फाइनल मान होगा -10 होगा। तो बोला है क्या कि हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि निगेटिव में नहीं लेंगे, और होगा तो क्या पॉजिटिव में, तो यहाँ पर पहली बड़ी संख्या हो जाएगा 18 और छोटी संख्या जो हो जाएगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा x का मान 18 आ गया, तो अब मेरा निकालना है छोटी मान y का। तो हम जानते हैं y² बराबर होता है 8x। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो हमें y का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कि y² = 8x। तो y² यहाँ पर 8 को हम किससे गुना करेंगे, तो 18 से, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर, तो 18 × 5 = 90, 18 कैलकुलेटर से 18 × 7 = 26 से 18 × 8 = 44 से, और स्क्वायर दूसरे साइड आ जाएगा, तो रूट या जो मान देगा 12। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक 12 आ गया और एक 18, तो हम लिखेंगे अतः बड़ी संख्या हो गया 18 और छोटी संख्या 12। तो यह हो गया आंसर। आप अच्छी प्रकार से इसको नोट कर लें। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 बोला क्या कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं कि कह रहा है क्या। अच्छी प्रकार से बोला क्या, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। अर्थात रेलगाड़ी जो दूरी तय कर रही है यह दूरी 360 किलोमीटर है। 360 किलोमीटर है। और बोले क्या कि यदि समान चाल से चलती है तो समय पर पहुंच जाती है। रेलगाड़ी यदि जिस चाल से एक समान चाल से चलती तो यह अपने गंतव्य स्थान पर सही समय में पहुंचती। परंतु कहता है क्या कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक कर देती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो यहाँ पर हम चलिए सबसे पहले मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल। तो चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर। यदि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी चलती है तो यह सही समय पर पहुँचती है, सही समय पर, ठीक। यदि लेकिन यही रेलगाड़ी में कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो यह 1 घंटा सही समय से पहले 1 घंटा पहुंच जाती है, अर्थात 1 घंटा पहले। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी
की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने रेलगाड़ी की समान चाल जो माने हैं वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब यहाँ पर प्रश्न में बोला कि 5 किलोमीटर अधिक करने पर दूरी यानी कि 5 किलोमीटर चाल बढ़ाने पर, तो डायरेक्ट हम प्रश्न से बात करते हैं, प्रश्न से। तो यहाँ पर बोला क्या कि 5 किलोमीटर यदि अधिक होती है तो वह अपनी उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय लेती है। तो हम जानते हैं क्या कि समय की बात किया गया है, यहाँ पर समय की बात किया गया है, तो हम समय बराबर जानते हैं दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। अर्थात कहने का तात्पर्य कि 360 किलोमीटर दूरी 360 किलोमीटर दूरी यदि x चाल से चलती है तो वह गंतव्य स्थान पर अपने समय के अनुकूल पहुंच जाती है। यदि यही जो है 5 किलोमीटर 360 किलोमीटर दूरी को x + 5 किलोमीटर के चाल से चलता है तो यह 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। अर्थात यह चाल क्या अधिक होगा, यानी कि यह अधिक समय ले रहा है और यह कम समय ले रहा है। कहने का तात्पर्य कि यह जो समय है यह समय अधिक होए और यह समय क्या है, कम है। तो जब हम अधिक समय में कम समय को घटाएंगे तो मेरा 1 घंटा का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो हम किए क्या कि दूरी बटे चाल में हम जब भाग दिए, दूरी बटे चाल को जब लिखते हैं तो मेरा समय आता है, समय का अंतर यहाँ समय के साथ तुलना कर दिए। तो यहाँ पर भी हम प्रश्न से जैसे जैसे कहेगा हम करते जाएंगे। तो कहा कि यदि एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह समय पर पहुंच जाती, अर्थात 360 किलोमीटर दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली रेलगाड़ी तो सही समय पर पहुंच गई। अब लेकिन बोला कंडीशन आगे क्या कि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, अर्थात रेलगाड़ी के द्वारा 360 किलोमीटर दूरी को यदि चाल में वृद्धि कर रहा है 5 किलोमीटर, तो पहले x से चल रही थी, अब जो है इसकी चाल जो है x + 5 किलोमीटर हो गया। तो यह बोला क्या कि 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यह भी समय और यह भी समय, दोनों समय को जब घटाया जाता है तो 1 घंटा का अंतर आ रहा है। तो बोल रहा है क्या कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यह इक्वेशन मेरा बन जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भिन्न का घटाव दिख रहा है तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो x × x + 5 होगा। जब x में हम x × x + 5 में भाग देंगे तो x मेरा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x + 5। जब 360 से हम गुना करेंगे तो 360 गुना x तो 360 है x, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 360 में 5 से गुना करेंगे तो 0 6 5 30 के 0 और 5 तिया 15 3 1800 हो गया। और यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर x + 5 से हम भाग देंगे तो x + 5 मेरा कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ x, और x को जब हम 360 से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 360x हो गया और इक्वल टू 1, नए कुछ तो नीचे में 1। अब यहाँ पर 360x प्लस में दिख रहा है और यहाँ पर माइनस में, तो यह मेरा हो जाएगा कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1800 बच रहा है। हम ऊपर को नीचे से और नीचे को ऊपर से गुना करते हैं तो मेरा हो जाएगा 1 से गुना करेंगे। सबसे पहले इसको कर लेते हैं, x गुना x² और यहाँ पर प्लस x गुना 5 तो 5x। तो यह 1 से करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 1 गुना 1800 करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1800। अब चलिए यहाँ पर आगे करेंगे तो हो जाएगा x² + 5x, यहाँ पर प्लस है तो बराबर के दूसरे साइड माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस में 1800 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं क्या कि जो समीकरण मेरे सामने उभर कर आया वह द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने आपको 2-3 प्रकार से हम सिखा चुके हैं। तो चलिए हम किसी भी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम गुणनखंड विधि में करते हैं क्या, फर्स्ट गुना लास्ट, फिर उसके वाला मिड वाला जो होता है पोर्शन यानी कि बीच वाला टर्म को हम बराबर कर लेते हैं, बना लेते हैं, फिर उसके बाद कॉमन पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर x² गुना 1800 से करेंगे तो यहाँ पर 1800 x² हो जाएगा। जब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि 9 से तोड़ देते हैं तो 9 दूनी 18 200 होगा। फिर यहाँ 5 से तोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 5 20, यहाँ पर फिर 5 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा
8 पंचे 40, 2 से तोड़ दिए तो यह हो गया 4। अब ये रहने देते हैं। अब हमें किसी प्रकार से 5x लाना है, तो हम ये गुणनखंड जो दिख रहा है, फैक्टर में जो दिख रहा है, फैक्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद दोनों पार्ट को जोड़कर या घटाकर बीच वाला टर्म को पूरा लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18, 9 दूनी 18, या तो 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 5 दूनी 10, 10 चौके 40 और 9 पचे 45। हाँ, यदि 45 में से 40 को घटाया जाए तो यह मेरा 5 बच रहा है। यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में, तो मेरा मान सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 45x और माइनस 40x और माइनस में 1800 है तो 1800 उतार के 0 के बराबर कर दिए। अब हम यहाँ पर कॉमन पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कॉमन पार्ट दिख रहा है मेरा क्या कि x है और x है, तो x को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x ब्रैकेट के अंदर रहेगा और प्लस आ जाएगा। फिर हम x निकाल लिए तो बचा यहाँ 45, तो 45 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए। अब हम आगे सेलेक्ट करते हैं कॉमन पार्ट, तो दिख रहा है यहाँ पर 40 से भाग देंगे तो लग जाएगा, अर्थात हम 40 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 40 से हम भाग देते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 180 में 4 से भाग देते हैं तो 4 चौकी 16 और यहाँ पर 2, 4 पंचे 20, यानी कि पूरा पूरा कट गया 45 बार में। अब देख रहे हैं दोनों जगह मेरा कॉमन पार्ट जो आया वह x प्लस 45, x प्लस 45, तो x प्लस 45 को हम कॉमन कर लेते हैं तो मेरा बच जाता है x और यहाँ पर माइनस में 40 इक्वल टू 0। यह मेरा गुणनखंड जो आया दोनों 0 के बराबर है। तो चलिए हम दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा और हमें ज्ञात करना है क्या x का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x प्लस 45 इक्वल टू 0, तो x का मान जो हो जाएगा माइनस में 45 और यहाँ पर देख रहे हैं x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x का मान जो हो जाएगा प्लस में 40। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना पड़ता है प्लस या माइनस, तो हम पिछले पार्ट में इसके बारे में डिटेल से समझाए हैं, यहाँ पर फिर भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है रेलगाड़ी की समान चाल हो, दूरी हो, समय हो या कोई चीज़ को माप हो, यह कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो है रेलगाड़ी की चाल कभी भी माइनस में 45 किलोमीटर नहीं हो सकता, तो इसलिए माइनस वाला मेरा कैंसिल हो जाएगा और मेरा सही होगा क्या, प्लस वाला। तो बोल रहा है रेलगाड़ी की समान चाल, तो x माने x का मान 40, तो हम लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की समान चाल हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। यह हो गया आपका आंसर। आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। चलिए हम प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है क्या, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम प्रश्न को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक हौज है, तो हम एक हौज को बना लेते हैं जिसमें कि पानी भरा जाता है। यह हौज हो गया और इसमें पानी भरा जाता है। तो अब पानी भरा जाता है, तो बोला कि अब पानी जो भरा जाता है हौज में वह नल के द्वारा, तो इसमें 2 नल लगा हुआ, बोला कि 2 पानी के नल और इस हौज को भरते हैं। तो 2 पानी के नल जो है इसमें डाल दिए और यह पानी भर रहा है। और एक और हौज ले लेते हैं जिसमें बोला है कि 2 हौज, तो हम 2 नल ले लिए, एक हौज को भरता है। तो बोला क्या कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोला जाता है तो यह जो समय लेता है भरने में 9.3/8 घंटा, कहने का तात्पर्य 9×8 = 72, 375/8 घंटा, इतना समय लेता है दोनों नल हौज को भरने में।
अब यहाँ पर बोले क्या कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। अर्थात नल जो है उसका व्यास जो है दो प्रकार के हैं। जब व्यास, अब थोड़ा सा व्यास पर जानते हैं, जब हम क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे तो इस पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे अच्छी प्रकार से। तो यहाँ पर व्यास की बात करते हैं तो एक जो है वृत्त होता है जिसका जो है पूरा का पूरा दो भाग में यदि बांट दिया जाए तो यह व्यास कहलाता है, यह व्यास कहलाता है। तो व्यास की बात हम किए, यहाँ पर समझने का तात्पर्य कि एक जैसे कि गोल वृत्ताकार है, जैसे कि मान लीजिए चूड़ी हो या रिंग हो, यदि दो बराबर भाग में उसे बांट देते हैं तो दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखा को ही हम क्या कहते हैं, व्यास। और व्यास, बात किया है व्यास का, तो पानी जिस नल से गिरता है उसका निचला वाला भाग गोल होता है, आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका व्यास जो है यह हो गया, और एक और बनाते हैं नल, इसका व्यास यह हो गया। कहने का तात्पर्य है क्या कि जिस नल का व्यास जितना अधिक होगा उसका पानी गिरने का चाल उतना अधिक होगा, और जिसका कम होगा वह धीरे धीरे पानी गिरेगा। तो यहाँ पर पानी भरने का डिपेंड किस पर कर रहा है, तो व्यास पर। जिसका व्यास अधिक होगा वह नल अधिक तेज़ी से पानी भरेगा, और जिसका कम होगा तो वह कम तेज़ी से पानी भरेगा। तो यहाँ पर दोनों का व्यास बोला अलग अलग है, तो दोनों का व्यास अलग अलग है, तो बोला कि बड़े व्यास वाला नल जो है छोटे माने कि भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेता है। अर्थात यह यदि x घंटा में भरता है तो यह जो है x घंटा में भरता है तो यह x माइनस 10 घंटा में भर देता है। यह इतना समय लेता है और यह इतना समय लेता है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि एक टैंकी को यदि छोटा व्यास वाला नल भरेगा तो वह अधिक समय तक भर लेगा। अधिक समय कहने का तात्पर्य धीरे धीरे पानी गिरेगा तो अधिक समय भरने में लेगा, और जो बड़ा वाला व्यास जो नल है वह कम समय लेगा क्योंकि उससे पानी अधिक गिरेगा। तो यहाँ पर बोला गया था कि बड़े वाला नल का जो व्यास है छोटे वाले नल से जो भरने में लगता है समय उससे 10 घंटा कम। तो हम छोटे वाले को x लेके चलते हैं तो बड़ा वाला जो भरता है टैंकी को x माइनस 10 घंटा में। तो यहाँ पर बोला कि प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में कितना समय लेगा, तो समय की बात किया गया। तो चलिए हम बात करते हैं अब डिटेल से। प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं नल का व्यास, तो लिखते हैं माना कि छोटा नल टंकी को x घंटा में भरेगा। हम मान लिए कि जो छोटा वाला व्यास का जो नल है वह एक टैंकी को x घंटा में भर रहा है, उसको जो टैंकी भरने में समय लग रहा है वह x घंटा। तो यहाँ पर अब बड़ा वाला का लिखते हैं, तो बड़ा व्यास वाला नल टंकी को भरेगा। तो यह जो है x घंटा में भर रहा है, तो बड़ा वाला बोला है क्या कि 10 घंटा कम लेता है, तो इसका जो हो जाएगा भरने का समय x माइनस 10 आवर। अब यहाँ पर इतना चलिए कि हम मान लिए। अब हम बात करते हैं कि यदि छोटा वाला नल एक टैंकी को x घंटा में भरता है तो वह 1 घंटा में कितना पानी दे रहा है, कितना भरेगा। यानी कि एक टैंकी को, यदि एक टैंकी है, यहाँ पर मान लीजिए एक टैंकी है छोटा सा, यदि छोटा व्यास वाला नल इस टैंकी को x घंटा में भरता है तो टोटल घंटा ले रहा है भरने में x, तो यह नल 1 घंटा में टैंकी का कितना भाग भरेगा, तो 1/x भाग ही भरेगा। तो यहाँ पर फिर यदि बोलेगा x घंटा में, तो यहाँ पर x/x तो बराबर 1 घंटा हो जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखने जा रहे हैं कि छोटा व्यास वाला नल 1 घंटा में कितना टैंकी को भरेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं चूँकि छोटा व्यास वाला नल 1 घंटा में कितना
भाग टंकी को भरेगा। तो यह टोटल भरता है x घंटा में, तो 1 घंटा में भरेगा 1/x भाग 1/x भाग। अब बड़ा व्यास वाला नल 1 घंटा में कितना भरेगा, तो लिखेंगे चूँकि बड़ा व्यास वाला नल 1 घंटा में टंकी को भरेगा। तो यह बड़ा वाला भर रहा है x-10 घंटा में, तो 1 घंटा में जो यह भरेगा 1/x-10 भाग। तो यह मेरा निकल गया क्या, 1 घंटा में एक नल कितना पानी देता है और 1 घंटा छोटा वाला व्यास वाला नल कितना देता है और बड़ा वाला कितना, तो दोनों का हम निकाल लिए। चलिए अब प्रश्न को समझते हैं। तो यहाँ पर बोला कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भरते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि चूँकि दोनों नल मिलकर एक टंकी को भरता है 9.3/8 घंटा, यानी कि 75/8, यही ना। अब चलिए हम बात करते हैं कि एक टंकी को भरता है इतना समय में, तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, क्योंकि 1 घंटा में टंकी को कितना भाग भरेगा यह निकालना जरूरी है, क्योंकि हम 1 घंटा लेके चले हैं तो हम बराबर तुलना करेंगे, जब भी करते हैं तो बराबर। अब चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, या तो इसको और भी सहूलियत कर देते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। तो दोनों नल मिलकर 9 कितना हुआ 3/8 घंटा में भरता है एक टंकी या एक हौज, ठीक। तो यहाँ पर अब इतना घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 घंटा में यह कितना भाग भरेगा, तो 1/9.3/8 घंटा लेगा समय, सॉरी भाग भरेगा टंकी का, इतना भाग भरेगा। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे 1 घंटा में, तो यहाँ पर 1/9×8 = 72/3 सॉरी 75/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा। तो यह 1 घंटा में 8/75 भाग टंकी का भरता है। तो हमने 1 घंटा में एक नल निकाल लिए और दोनों नल का 1 घंटा में भरने का भाग निकाल लिए टंकी का, और 1 घंटा में टंकी जो भरता है भाग यहाँ पर। अब देख रहे हैं दोनों मेरा बराबर है तीनों। अब चलिए हम प्रश्न को समझ लिए, अब इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार बोल रहा था कि दोनों नल एक साथ एक टंकी को भरता है 9.3/8 घंटा में। तो यहाँ पर 1 घंटा में जो टंकी को भरता है छोटा व्यास वाला नल, तो वह 1/x, और बड़ा व्यास वाला नल 1 घंटा में भरता है कितना, तो 1/x-10। अब दोनों मिलकर 1 घंटा में टंकी का जो भाग भरेगा, इतना नहीं कि 9.3/8 नहीं, 1 घंटा में जो भाग भर रहा है टंकी का 8/75 इतना भाग भर रहा है। तो यहाँ पर यह चीज़ समझ गए होंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम होगा क्या, x × x-10। जब x से भाग देंगे तो कैंसिल, तो x-10 को 1 से गुना करेंगे तो x-10, और प्लस में x-10 से भाग देंगे तो कैंसिल बचेगा, x को 1 से गुना किए तो x = 8/75। अब यहाँ पर हम करते हैं तो कटने वाला नहीं तो जुट जाएगा, तो 2x-10 और बटे x² - 10x = 88/75। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x² और -8 दाएँ 80x। अब 75 से गुना करेंगे तो 75 दूना हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी 150, ठीक है, x
और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 75 को 10 से गुना करेंगे तो 750। तो यहाँ पर दिया हुआ 8x² और यहाँ पर माइनस में 80x और यहाँ पर बराबर की इस साइड 150 प्लस में, तो इस साइड हो जाएगा माइनस में 150x यानी कि 150x और ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में 750 बराबर 0। अब चलिए यहाँ पर हम हो जाएगा 8x² माइनस माइनस प्लस जुटेगा। यदि हम 150x में 80x को जोड़ते हैं तो माइनस में हो जाएगा 130x और प्लस में 750 इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 750 को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इस वाला पार्ट को हम मिटा देते हैं क्योंकि आप समझ गए होंगे, तो इधर हम मिटाते हैं। यहाँ पे 230 होगा। हाँ चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर 8 का गुणज होगा तो 8 को हम पहले रहने देते हैं। 75 का हम लिखते हैं तो 75 को हम 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 से, तो 15 पचे 75 150, फिर 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 और 30 को हम 5 से गुना करेंगे तो 6। अब किसी प्रकार से हमें 230 पर पुराना है तो देख रहे हैं 6 पंचे 30 आ गया, 5 25 8 200 यानी 200 में हम 30 को जोड़ेंगे तो मेरा 230 आ रहा है। माइनस में है तो हम करेंगे क्या कि माइनस में दोनों को ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर फाइनल जो आ गया मेरा 8x² माइनस 200x और माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ पर हम कॉमन पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो कॉमन पार्ट मेरा आएगा 8x, हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा क्योंकि 8 से हम 200 में भाग देंगे तो लग जाएगा 8 दूनी 16 8 पंचे 40। तो यहाँ पर 8x कॉमन लिए तो बचा x और यहाँ भाग देते तो 8 दूनी 16 4 8 पंचे 40 तो x माइनस 25 और यहाँ पर जो हम 30 कॉमन ले लेंगे तो 30, हाँ कॉमन 30 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 15 25 या 75। तो यहाँ पर 30 कॉमन लिए तो बचा x प्लस माइनस हो जाएगी माइनस। अब 30 से भाग देंगे तो यह 25 बार में कट जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी x माइनस 25 और x माइनस 25 दोनों जगह दिख रहा है तो हम करेंगे क्या कि कॉमन पार्ट जो है या इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो x माइनस 25 कॉमन ले लिए तो बच गया मेरा 8x और यहाँ पर माइनस 30, इसको भी ब्रैकेट में बंद करके इक्वल टू 0 कर दिए। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि हो जाएगा यहाँ पर चूँकि x माइनस 25 बराबर 0 तो x का मान हो जाएगा 25 और यहाँ पर देख रहे हैं 8x माइनस 30 बराबर 0 तो 8x बराबर होगा 30, तो हो जाएगा x का मान 30/8। तो यहाँ पर देख रहे हैं 30/8 हो जाएगा, जब भाग देंगे तो 8 तिया 24 और 6 उतरेगा, 8 तिया 24 6 60 8 सती 56 और समथिंग में यानी कि पूर्णांक में यानी कि पॉइंट में कुछ आ रहा है। तो इस प्रकार से पॉइंट को हम नहीं एक्यूरेट करेंगे, यहाँ पर 25 जो है हम लेके चलेंगे क्योंकि टैंकी को भर रहा है x घंटा में छोटा वाला नल, तो x माने है तो छोटा व्यास वाला नल जो टैंकी को भरेगा वह जो है 25 घंटा में और दूसरा भरेगा तो 10 हम घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना, तो 15 घंटा। 10 और 15 आंसर होना चाहिए आपका, आप मिला लीजिएगा बुक से। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका, लिखेंगे अतः छोटा व्यास वाला नल टंकी को भरेगा 25 घंटा में
और बड़ा व्यास वाला नल जो भरेगा वह भरेगा 25 - 10 15 घंटा। तो यहाँ पर हो गया आपका आंसर, आप अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। चलिए हम प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में बोला गया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। और ब्रैकेट में कुछ दिया है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बोला क्या कि मैसूर और बेंगलोर के बीच का जो दूरी है 132 किलोमीटर, यह रेलवे ट्रैक है, यानी कि जिस पर रेल चलती है। यहाँ पर हम मान लेते हैं यह जो है मैसूर है और यहाँ जो जगह है यह बेंगलोर। तो मैसूर से जो बेंगलोर की ओर जाती है ट्रेन, यह ट्रेन है। ऐसे बनाने तो नहीं आता है, फिर भी कोशिश किए बनाने का, समझ जाइएगा आप। यह ट्रेन है, यह जो है मैसूर से बेंगलोर की ओर जाती है, जो कि यहाँ से दूरी तय करने में यह टोटल दूरी बोला 132 किलोमीटर है। 132 किलोमीटर की दूरी पर दोनों स्टेशन है। और बोला है क्या कि स्टेशन यानी कि ब्रैकेट में जो दिया था, कहने का तात्पर्य कि जो चलती है ट्रेन, तो वह जो है ट्रेन चलती है तो बीच में कहीं पर रुकते उसके समय को गणना नहीं किया जाए। तो यहाँ पर बोला क्या कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक, अर्थात दो ट्रेन है, एक है एक्सप्रेस और दूसरा जो है ट्रेन है, एक है सवारी गाड़ी। तो सवारी रेलगाड़ी जो है एक्सप्रेस की जो चाल है, बोला कि औसत चाल जो है एक्सप्रेस की वह सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक। यदि सवारी गाड़ी x किलोमीटर की चाल से चलती है तो एक्सप्रेस जो होगा x + 11 के चाल से चलेगा। तो दोनों जो है रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी दोनों जो है 132 किलोमीटर की दूरी को ही तय करता है। तो 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में दोनों रेलगाड़ी में 1 घंटे का समय में अंतर आ जाता है। तो हमें बोला है क्या, रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि 11 किलोमीटर क्या है, अधिक है सवारी गाड़ी की तुलना में। तो यहाँ पर 11 किलोमीटर अधिक कर दिए। अब प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न में बोला क्या कि यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। तो यहाँ पर बात किया गया है समय का, दिया गया है समय को। तो हम समय बराबर जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। यदि हम दूरी बटे चाल इसका समय का तुलना लेके चलेंगे तो समय का तुलना पर सवारी गाड़ी जो है 132 किलोमीटर दूरी को x घंटा में यानी कि इतना समय में तय करता है। 132 किलोमीटर को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतना समय लेता है। और एक्सप्रेस जो है यानी कि 132 किलोमीटर को x + 11 की चाल से इतना समय लेता है। और बोला गया है कि दोनों के समय का जो अंतर है वह 1 के बराबर है।
तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ प्रश्न से, तो प्रश्न में हम जो यहाँ पर 132 किलोमीटर दूरी जो है, सबसे पहले पैसेंजर चलती है 132 किलोमीटर दूरी को जो है सवारी रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर से चलती है तो समय इतना लगा। फिर एक्सप्रेस से यही दूरी 132 किलोमीटर को x + 11 के चाल से तय करता है तो समय इतना लग रहा है। तो अब दोनों का समय यहाँ पर है, तो बोला गया है क्या कि 1 घंटा समय कम लेती है। कौन? तो ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी पैसेंजर अधिक समय, यानी कि सवारी गाड़ी अधिक समय ले रही है एक्सप्रेस से, तो दोनों के बीच के जो है अंतर जो होगा, दोनों के बीच का अंतर 1 घंटा होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर x × x + 11 और यहाँ पर x से भाग देंगे तो कैंसिल, तो यहाँ पर जब गुना करेंगे 132x हो जाएगा और प्लस में 11 से, तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3 5 35, फिर यहाँ पर 11 में 3 जोड़ेंगे तो 1452 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस दिए, जब इससे x + 11 से भाग देंगे तो x + 11 कट जाएगा तो बचेगा x, और x को हम जब 132 में गुना करेंगे तो 132x हो जाएगा और इक्वल टू 1, नहीं कुछ तो नीचे में 1, यह प्लस में और यह माइनस में कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1452 और बटे x गुना x² + 11x बराबर 1/1। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो x² और प्लस 11x बराबर 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं। अब चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, हम सभी को अलग कर लेते हैं। x² + 11x और प्लस में है तो माइनस में 1452 इक्वल टू 0, यह देख रहे हैं द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का कुछ ना कुछ मान होगा। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट गुना लास्ट, तो 1452 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 से टूटेगा तो 7 बार में, फिर यहाँ पर 2 बार में और यहाँ पर 6 बार में, फिर 2 से तोड़ते हैं तो यहाँ पर 3 बार में, 6 बार में, 3 बार में, फिर 3 से तो 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में, फिर यहाँ 11 से तो 11 बार में। अब किसी प्रकार से हमें 11 अंतर लाना है तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 दूनी 4, 11 चौके 44, 11 तिया 33, यदि 44 में से 33 को घटाया जाए तो यह बचेगा 11। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं x² और लिखेंगे प्लस 44x और माइनस 33x और माइनस में 1452 इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पर कॉमन पार्ट सिलेक्ट करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा और प्लस में यहाँ पर 44 x निकल जाएगा और यहाँ पर 33 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 44, भाग दे दीजिएगा आप, आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन पार्ट जो ऐसे दिख रहा है तो x + 44 को ब्रैकेट से बाहर और फिर बचेगा x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर चूँकि x + 44 इक्वल टू 0, तो x का मान यहाँ पर माइनस में 44 आ जाएगा और यहाँ पर चूँकि x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x का मान यहाँ पर 33 प्लस में आएगा। तो हमें x का मान ही ज्ञात करना था क्योंकि x को मान के चले थे। तो यहाँ पर सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x माने हैं तो 33 हो जाएगा और जो एक्सप्रेस का जो होगा तो 11 हम जोड़ देंगे तो लिखेंगे अतः सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल हो गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस का चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल हो जाएगा 33 + 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। चलिए आप अच्छी प्रकार से इसको नोट कर लीजिए।
चलिए हम प्रश्नावली 4.3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन बोला गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वर्ग की बात करते हैं। तो हम जानते हैं क्या कि वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। सभी भुजा आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यह हम इतना जानते हैं। और सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो बोला है कि दो वर्ग, एक वर्ग हुआ और एक वर्ग और बना लेते हैं। एक वर्ग और बना लिए, इसका नाम दे देते हैं PQRS। अब यहाँ पर बोला कि दोनों का क्षेत्रफल, अर्थात क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का जो योग बोला है, योग 468 मीटर स्क्वायर, और बोला उसके परिमापों का अंतर। परिमापों का अंतर, तो परिमाप होता है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा परिमाप होता है। यदि हम एक वर्ग को x मान लेते हैं, भुजा एक वर्ग का x और दूसरे वर्ग का y, तो यहाँ पर पहले का हो जाएगा 4 गुना x तो 4x, और दूसरे का हो जाएगा 4 गुना y तो 4y, और दोनों का अंतर जो बोला है यह 24 बोला है। और बोला है क्या कि हमें वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि पहले वर्ग की भुजा हम मान लेते हैं x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा मान लेते हैं y मीटर। अब यहाँ पर बोला गया कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल जैसे हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा को स्क्वायर किया जाएगा। तो हम क्षेत्रफल की बात नहीं, अंतर पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसके परिमापों का अंतर 24। तो हम लिखेंगे परिमाप, पहले भुजा का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप हम जानते हैं 4 गुना भुजा, तो पहले भुजा को x माने हैं, तो यह हो जाएगा 4x मीटर, और दूसरे वर्ग का परिमाप, तो दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा तो 4 गुना y तो 4y मीटर। अब यहाँ पर प्रश्न से यहाँ पर बोला था क्या कि अंतर जो है 24 है, यानी कि 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, यानी कि दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर 24। तो यहाँ पर 4 मेरा कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 24, यह कैंसिल होगा तो x माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 से हम भाग देंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24, 6। अब यहाँ पर x का मान मेरा फाइनल, या तो y का हम निकाल लेते, तो x का मान हो जाएगा 6 प्लस वाई। यहाँ पर x का मान जो है 6 प्लस वाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न में जो पहला लाइन बोला था, तो प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न के अनुसार तो प्रश्न के अनुसार बोले कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो भुजा x है और एक का दूसरे का y, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर। बोला योग, तो योग मतलब जोड़ेंगे तो 468 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या, x का मान 6 प्लस y है, तो x के मान को हम रखेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस y का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। अब यहाँ पर a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 36
36 और प्लस में हो जाएगा 6 दूना 12y और प्लस में y स्क्वायर और यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 468। अब यहाँ पर हम सबको सेपरेट कर लेते हैं। तो जो ही सेपरेट करेंगे तो स्क्वायर वाला टर्म को पहले तो एक वाई स्क्वायर तो हो जाएगा 2y स्क्वायर और यहाँ पर प्लस में 12y और यहाँ पर प्लस में 36 और यहाँ पर प्लस में तो इस साइड हो जाएगा माइनस में 468 इक्वल टू 0। तो यह जो मेरा आ जाएगा तो 2y स्क्वायर प्लस 12y और यहाँ पर जो है घटेगा प्लस माइनस घटेगा तो 36 घटाते हैं 8 में से 6 गया तो 2, 5 में हाँ 6 में से 3 गया तो 3, चर की चर रो माइनस में इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन आएगा तो 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन निकलेगा तो y स्क्वायर और प्लस में 6y और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा तो 2 से 2 दूना 4, एक बार में 2 और 6 दूना 12 इक्वल टू 0। अब 2 गुना में है बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो भाग में होगा तो 2 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो मेरा फाइनल जो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। यह मेरा द्विघात समीकरण आ गया। और यह द्विघात समीकरण आने पर हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे? हम नहीं करेंगे, यह सॉल्व आप कीजिएगा क्योंकि हम सबको बतलाते आ रहे हैं। आपको HW में यह दिया जा रहा है कि आप घर में बैठकर इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करें। y का मान आएगा तो y का मान निकाल कर जो है आप जो है रख दीजिएगा, जो कि आएगा सेकेंड का मान। और x का मान निकालने के लिए आप यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है तो इस समीकरण में y का मान पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा, x और y का मान जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ तक आपका सिलेबस जो है इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका। अब आगे जो कक्षा चालू होंगे वह AP GP स्टार्ट होंगे, ठीक। तो आप यहाँ तक जो है घर में बैठ के रिवाइज कीजिए, अच्छी प्रकार से वीडियो को वाचिंग कीजिए। आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके घर परिवार में जो भी रिलेशन में दोस्त भाई बहन सगे संबंधी में यदि कोई भी पर्सन जो है तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास का तो वहाँ तक पहुँचाएँ। आपका हम धन्यवाद करते हैं देखने के लिए। थैंक यू।